अस्सलाम वालेकुम क्लास। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? मुझे लगता है आज मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है आप लोगों को। मैम ठीक आ रही है। हाँ, तो फिर बताएं ना। लास्ट स्लाइड मैंने शेयर कर दी थी आप सबसे, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन किसी को भी? नहीं है कोई क्वेश्चन? नो मैम। खोल के देखी थी कैसे आपने वो स्लाइड्स? जी मैम। रोल नंबर 17923 मॉर्निंग, कौन है ये? वन 7923 मॉर्निंग। कोई भी नहीं है? यही क्लास ज्वाइन करके चले गए हैं जो भी हैं। 17923 किसी को पता है किसका रोल नंबर है? हेलो, मैम मॉर्निंग में किसी का हम इवनिंग के हैं तो हमें तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। मॉर्निंग की जीआर हैं, हमारा नाम था ना उनका। यस मैम। मैम वो भी अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं की क्लास हमारा ने। अच्छा, तो आप मॉर्निंग की हैं? जी मैम। ये 17923 कौन है? मैम मे बी इकरा शायद। मुझे लगता है आप मोस्टली जो है ना वो क्लास को ज्वाइन करते हैं और बस फिर सो जाते हैं साइड पे रख के। खैर, ये हम आज न्यू हमारी ये पीपीटी फाइल है, ग्लोबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये हम तीसरी स्टार्ट करने लगे हैं, जो हमारी है फाइल उसमें से। ओके मैम। द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। तो उसमें है न्यूट्रिशन स्टेटस इज इंटीमेटली लिंक्ड विद द हेल्थ स्टेटस, कि अगर हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस बेहतर होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हेल्थ स्टेटस है वो भी बेटर हो जाएगा, मतलब बेहतर, गुड से गुड होता जाएगा। जैसे अगर हम न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करें तो इसमें हमारे हेयर, नेल्स, आईज, सब कुछ, और स्किन, सब कुछ हम, हमारे पास जब भी हेल्थ केयर सेंटर में या किसी भी केयर सेंटर में हमारे पास कोई अंडर नरिश या माल नरिश या किसी भी विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी का हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो उसकी सबसे पहले हम स्किन को ऑब्जर्व करते हैं, आइज़ को देखते हैं, उसके नेल्स को देखते हैं, हेयर्स को देखते हैं। तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कहाँ पे फॉल कर रहा है, इसका हेल्थ स्टेटस क्या है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है दोनों, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी एंड हेल्थ स्टेटस भी। Nutrition is the leading risk of factor for loss of health in low and middle income countries। अगर हम लो एंड मिडिल कंट्रीज की बात करें तो क्योंकि वहाँ के बेहतर नहीं होता सब कुछ, जो भी उनकी
ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी फैसिलिटी लेवल है उनका, तो वहाँ पे जो उनका जो न्यूट्रिशन लेवल है वो बहुत डाउन होता है, न्यूट्रिशन स्टेटस जो है। तो जैसे ही न्यूट्रिशन स्टेटस डाउन जाएगा तो अल्टीमेटली उनका तो हेल्थ स्टेटस है वो भी डाउन चला जाएगा। ये हम ज़्यादा जो इसमें लो और मिडिल इनकम कंट्रीज आएंगे, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं जब उनका न्यूट्रिशन स्टेटस लो होगा तो वो रिस्क फैक्टर जो है उनका हेल्थ लॉस का वो बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले उनका जो, जैसे मैंने अभी कहा कि हम स्किन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसी तरह हम उनका जो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा उनकी लॉस ऑफ हेल्थ जो है, तो फिर उनको किसी न किसी किस्म की डेफिशिएंसी हो जाएगी जो बढ़ती बढ़ती जो एक क्रोनिक डिजीज की तरफ जा सकती है लो एंड मिडिल कंट्रीज में। नेक्स्ट है लो कॉस्ट हाईली इफेक्टिव इंटरवेंशंस आर अवेलेबल टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इसका पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन में, कि ठीक है उनमें ये सब जो लीडिंग फैक्टर है, जो रिस्क फैक्टर है वो उनमें इंक्रीज हो रहा है, तो हमने फिर उनको कुछ ऐसे प्लान देने हैं, वो कुछ ऐसे हों कि वो इफ़ेक्टिव भी हों और लो कॉस्ट भी हों, क्योंकि हम फोकस जो है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ की तरफ कर रहे हैं। तो अगर हम वहाँ पे उनका जो कॉस्ट हाई होगी तो तो वहाँ पे इस तरह की न्यूट्रिशन प्लान बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि वो उनको फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम वहाँ पे कुछ ऐसे प्लान बनाएंगे जो लो कॉस्ट हों और हाईली इफेक्टिव हों, ताकि वो उनको अफोर्ड कर सकें और जो अपना जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसको वो बेहतर कर सकें स्टेप बाय स्टेप। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं ये इसकी इम्पोर्टेंस में आएंगे। ये कुछ फिगर्स हैं यहाँ पे। माल न्यूट्रिशन अफेक्ट ऑल रीजन, ये वर्ल्ड वाइड की यहाँ पे बात की गई है, पूरे यहाँ पे वर्ल्ड की यहाँ पे फिगर्स कुछ शो की गई हैं। तो लाइक अगर हम देखें अक्रॉस द ग्लोब 264 मिलियन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज आर अफेक्टेड बाय आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। कि 264 जो वीमेन हैं या जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिक हो जाती हैं या उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है रेड ब्लड सेल्स की। एंड आगे आए तो 462 मिलियन adults आर अंडरवेट, 1.9 बिलियन adults 18 years and older are overweight, more than 600 million of these are obese, it's more than 600 million जो हमारे ये ग्लोबली हैं वो obese में आते हैं। 52 मिलियन चिल्ड्रंस आर वेस्टेड, कि वो बहुत स्किनी होते हैं, उनकी हाइट जो बहुत ज़्यादा होती है, जैसे हमने भी इर्द गिर्द बहुत से लोग देखे होंगे वो बहुत स्किनी होते हैं, तो उनमें जो है 52 मिलियंस लोग उसमें आते हैं या कोई भी ग्रुप के पीपल्स। नेक्स्ट देखें तो 155 मिलियन चिल्ड्रंस आर स्टंटेड, 41 मिलियन। ये हाथ रेस किसने किया है, हैंड रेस, कुछ पूछना चाहती हैं या चाहते हैं जो भी हैं? आगे देखें तो 41 मिलियन चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5 इयर्स आर ओवरवेट एंड ओबीस, कि 41 मिलियन जो हैं वो ओवरवेट या ओबीस में आएंगे। ये एक पूरी एक फिगर यहाँ पे बताई गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको कौन कौन सा मतलब किस किस को कौन अंडरवेट है, कितने परसेंट, और कितने परसेंट जो वुमेन है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी एनीमिक हो जाती हैं या ओवरवेट कितनी आती हैं, ये सारी फिगर है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ की टर्म्स हैं जो पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो ये डेफिनेशन ही, और मेरा ख्याल है आप 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं सारे, तो ये आपकी नज़रों से गुजर चुकी होंगी सारी, और नहीं गुजर नहीं चुकी होंगी बल्कि आपको आती भी होंगी ये सारी जो हैं। कुछ ये सिंपल से ही की टर्म्स हैं, इनको हम देखेंगे। मैल न्यूट्रिशन की अगर हम पहले बात करें तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अंडरवेट या अंडर नरिश्ड ही आए, कि अगर हम मैल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हमारा मोस्टली जो पीपल्स हैं वो अंडर नरिश हैं या अंडरवेट हैं, नहीं, इसमें ओबीस और ओवरवेट भी आ सकते हैं। लाइक रेफर्स टू दोज हु डू नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन वेदर टू लिटल टू मच और द रॉन्ग काइंड। जो सा भी इम्बैलेंस हमारी डाइट में होगा
चाहे वो हम ज़्यादा खा रहे हैं अपनी कैलोरी नीड से या कम खा रहे हैं, वो सारा मैल न्यूट्रिशन में आएगा। तो ये पब्लिक हेल्थ में अगर इसको रिलेट करें तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। जैसे हमने ये पीछे ये सारी फिगर्स देखी हैं तो ये मिलियंस में जा रही हैं, तो ये सारी मैल नरिश में ही आएंगी, चाहे वो ओबीस हैं या अंडरवेट हैं या जो भी हैं, वेस्टेड हैं, किसी में भी हैं। आगे undernourished refers to those who lack sufficient energy और nutrients, कि ना उनको जितनी उनकी न्यूट्रिएंट्स की नीड है, जितनी हम BMR से कैलकुलेट करते हैं, जितनी भी उनकी न्यूट्रिएंट नीड है वो भी पूरी नहीं हो रही, या कैलोरीज और एनर्जी जितनी भी है सफिशिएंट अमाउंट में उनको नहीं मिल रही होती, तो वो अंडरनरिश में चले जाते हैं। अंडरवेट की बात करें तो रेफर्स टू दोज हु हैव लो वेट फॉर देयर हाइट और एज। लाइक जैसे BMI हम निकालते हैं सबका, जितने भी एडल्ट हैं उसमें लेस देन 18.5 जितने भी होंगे वो अंडरवेट में चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू BMI। ओवरवेट और ओबीस की अगर बात करें तो रेफर्स टू दोज हु आर नरिश्ड टू द पॉइंट ऑफ बीइंग टू हैवी फॉर देयर हाइट और एज। लाइक 24.9 से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम पहले ओवरवेट में एंटर हो जाएंगे, फिर ओबेसिटी से आगे भी ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में। इस तरह हम जितना जितना हमारा जो हम अपनी जो एक सेफ जोन है या रेड जोन है, उस मतलब सेफ जोन से निकलते जाएंगे तो उतना हम मैल नरिश्ड होते जाएंगे। ये भी कुछ की टर्म्स हैं। जैसे हमने पीछे एनीमिया की बात की है कि हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन 264 हमारी जो वीमेन है वो एनीमिक हो जाती हैं। तो यहाँ पे एनीमिया की भी एक डेफिनेशन है कि एनीमिया है क्या, बता सकते हैं कोई मुझे एनीमिया? मैम ब्लड में अगर HB का लेवल कम हो जाए। हाँ जी हमजा, आपके बगैर तो क्लास में कोई भी नहीं बोलता है। मैम ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की, हेमोग्लोबिन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है ब्लड में। हाँ जी ठीक। रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और देयर कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन टू मीट द फिजियोलॉजिकल नीड। तो ये डिपेंड करता है जेंडर पे भी, कि जरूरी नहीं कि हम सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन में ही इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है, किसी भी जेंडर में हो सकती है। लाइक स्मोकिंग स्टेटस भी इसमें बहुत इंक्लूड होता है, एज भी, सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। अगर हम इसकी कॉमन काज की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी होती है इसमें सबसे कॉमन जो है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी इनहेरिटेड डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया है, इनहेरिटेड भी हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कोई भी हो सकती है। या मैम किसी न्यूट्रिएंट की वजह से भी, हाँ जैसे पर्नीशियस एनीमिया। बता सकते हैं किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है ये? B12। हाँ जी B12। क्या नेम है आपका? जोहर फातिमा। मॉर्निंग इवनिंग? इवनिंग। गुड। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स बता सकती हैं कोई एनीवन क्लास में से? एनीमिया के क्या सिम्टम्स हैं? पेल कलर। मैम तो उसका कलर ही है ना एनीमिया का। अपना अपना नेम बताते जाएं जो जो मुझे सिम्टम्स बता रहा है। ये पेल कलर किसने बताया है? जोहर फातिमा। आयशा। ये किसने कहा है? इसका एक मेन सिम्टम है। रिमशा कमल इवनिंग। ये जो जो क्लास में पार्टिसिपेट करता है ना, ये नोट हो रहा है और इसी को इसी के सेशनल मार्क्स मिलेंगे जो जो मेरे आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कोई और अगर बताना चाहे? मैम वीकनेस और डिजीनेस। मैम डिजीनेस और वीकनेस। फटीग। हाँ जी ये वीकनेस किसने कहा, वो अपना नाम बताएं जरा। अरीज पुनीत। ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग वीकनेस की वजह से ना मॉर्निंग फील होता है। हाँ जी मैम मॉर्निंग। मैंने ये हाँ मैंने लिख लिया है। ये जो अभी और बोल रही हैं वो कौन है? शिजा। क्या बोला है आपने? मैं बोल रही हूँ कि बहुत ब्लड शोर है, समझ नहीं आ रही, दोबारा बताएं। मैम वो इसलिए भी ज्यादा लोग नहीं बोलते कि इस तरह शोर मच जाता है। मैम इसी वजह से कि बोलते। अच्छा चले मैं ये आप। कह रही हूँ कि वीकनेस होती है जिसकी वजह से फिर फटीग फील होता है।
टायर्ड फील होता है इस हाँ जी, वजह से। क्या नेम है आपका? फिजा गुल। फिजा गुल। मॉर्निंग इवनिंग? मैम नंबनेस ऑफ हैंड और फीट भी हो सकती है, और हैंड और फीट कोल्ड, ये भी उसके सिम्टम्स में आता है। ठीक है, क्या नेम है आपका? मैम मरियम। मॉर्निंग इवनिंग? मॉर्निंग। ठीक है, हाँ जी, ये सारे मैम सिम्टम्स। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैम आयजा। मॉर्निंग इवनिंग? इवनिंग। ठीक है, गुड। बस ठीक है, स्टॉप यहीं पे। अच्छा पार्टिसिपेट किया आप लोगों ने। मैं तो समझ रही थी आप लोग बोलते नहीं हैं, मतलब ये फिर अच्छा तरीका है आप सबको बुलाने का। नहीं मैम, वो फिर ना बहुत ज्यादा बोलते हैं तो फिर आवाज समझ नहीं आती कौन बोल रहा है। तो अभी जिस तरह हुआ तो पहले, इसलिए फिर ज्यादा बोलते नहीं है लोग। हाँ नहीं, कभी कभी तो बोलना चाहिए ना, मुझे भी पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को। जैसे मैंने क्लास स्टार्ट होते हुए एक रोल नंबर का नाम दिया था, मतलब उन्होंने आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। आई थिंक 17923 था वो, मॉर्निंग का। बता सकते हैं कौन था वो या थी? यस मैम, मैं थी। क्या नाम है आपका? मैम इकरा। हाँ जी, मैम मुझे पता, मुझे आवाज नहीं आई, मेरा अभी कनेक्ट हो रहा था इसी वजह से। अच्छा, मैंने कहा शायद इकरा ने कॉल कनेक्ट की है और सो गई हैं दोबारा से। और मैम मैं उस वक्त ले रही हूँ, आप अभी क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं ये भी सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, फिर आप इकरा मुझे बताएं कि एनीमिक जो है, एनीमिया जो है, इसके सबसे ज़्यादा टारगेट पीपल्स कौन कौन से हैं? मैम जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, इसके अलावा? और लैक्टेटिंग वुमेन जो होती हैं वो भी, और जो यंग गर्ल्स होती हैं। ठीक है, हमारे ये चिल्ड्रंस में हो सकता है कि नहीं? मैम होता है। ठीक है, मतलब ये सारे इनके टारगेट पीपल्स में आ जाएंगे या टारगेट ग्रुप्स में आ जाएंगे। ठीक है, जी मैम। गुड। आगे है ये बॉडी मास इंडेक्स। ये तो हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या है। बॉडी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये फिर आगे सारी रेंजेस आ जाएंगी। इसके ज़रिए हम इजीली बता सकते हैं कि हम हेल्थी रेंज में हैं, ओवर वेट जा रहे हैं। अगर हम ओवर वेट में जा रहे हैं तो हमने खुद को कैसे कंट्रोल करना है, मतलब ये तो हम अच्छी तरह अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं ओवर वेट होने से। तो किस तरह हमें पता चलेगा? वो BMI की कैलकुलेशन से पता चल जाएगा हमें। आगे आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की बात करें तो द स्पेक्ट्रम ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी ऑर्डर इंक्लूड, ये इसमें ये सब आएगा कि उसकी डेफिशिएंसी से हमें क्या क्या हो सकता है। कि अगर हमें किसी भी एडल्ट में या किसी भी टारगेट ग्रुप में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसको डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। गोइटर है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, इम्पेयर्ड मेंटल फंक्शन है, स्टिल बर्थ्स हैं, अबॉर्शंस हैं, कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटीज हैं एंड न्यूरोलॉजिकल क्रिटिनिज्म है। ये सब जो है ना आयोडीन की डेफिशिएंसी में आएंगी। आगे अगर हम लो बर्थ वेट की बात करें तो बर्थ वेट लेस देन 2500 ग्राम। तो 2500 ग्राम को अगर हम पाउंड्स में देखें, क्योंकि हम मोस्टली पाउंड्स में देखते हैं, बेबी जब न्यू बॉर्न बेबी होता है तो वो होता है लेस देन 5 पाउंड। अगर हम एक हेल्थी बेबी की बात करें तो वो मोस्टली 8, 9, 7 इतने तो होते ही हैं। लेकिन अगर लो बर्थ वेट जो है वो 5 पाउंड है और 2500 ग्राम है। तो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से ये लो बर्थ वेट हो सकता है। लाइक प्री मेच्योर डिलीवरीज भी 7 मंथ में हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका वेट भी काफ़ी लो हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो जिन बच्चों का भी बर्थ वेट लो है या वो बहुत स्किनी या वीक हुए हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम से हो मैम सकता ये है। जो प्रीमेच्योर बर्थ होती है, हम्म ये बच्चे को थ्रू आउट द लाइफ इफेक्ट करती है या जस्ट स्टार्टिंग में ही मसला होता है? ज़रूरी नहीं है ये थ्रू आउट इफेक्ट करे। कुछ ये जो है ना हमारे केयर सेंटर्स या हम हॉस्पिटल्स की बात करें उनका भी है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा केसेस ये भी देखे हैं कि जो प्री मेच्योर डिलीवरी हुई हैं तो अक्सर तो बचते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी केयर की ही नहीं जाती है अगर हम पाकिस्तान की बात करें। लेकिन अगर हम बाहर की कंट्री से रिलेट करें तो मैंने वहाँ पे भी बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनकी प्री मेच्योर डिलीवरीज हुई थी और वो बेबी माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी भी हैं।
मैम वो फिर फर्स्ट फ्यू इयर्स में उनकी डाइट और सारा कुछ वो साफ करता है, जिनकी डाइट वगैरह प्रॉपर मैनेज की जाए सही हाँ तो जी। उनकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल, अगर उनकी प्रॉपर केयर की जाए तो अगर हम उनकी पूरी लाइफ देखें तो मेरा नहीं ख्याल ये इफेक्ट करता है, और नहीं करता भी नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली में भी थे। तो अब माशाल्लाह मेरे कजन्स काफ़ी बड़े भी हैं, अब उनकी मैरिड लाइफ भी स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। शर्त ये है कि अगर हम उनकी जो अभी इन्होंने बात की, अगर हम उनकी शुरू से न्यूट्रिशन केयर करें, न्यूट्रिशन केयर के अलावा उनकी जो प्रॉपर हाइजीन का भी ख्याल रखें, उनको एक्स्ट्रा केयर की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो उन्होंने मंथ्स या कुछ उनके वीक्स रह गए थे, जो उन्होंने अपनी मदर के मतलब पूरे करने थे, जो गेस्टेशन पीरियड पूरा करना था, क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ तो फ़र्क तो भी पड़ता है। तो फिर वही केयर जो थी वो हमें उनको बाहर देनी पड़ेगी, तो फिर हम जो है ना वो अपनी जो एक हेल्थी लाइफ की तरफ आ सकते हैं, और आते भी हैं मोस्टली, मगर ये कि अगर उनकी केयर अच्छी की जाए तो। ठीक है, आगे है मैल न्यूट्रिशन। इसकी पहले भी बात की गई है कि वेरियस फॉर्म ऑफ पुअर न्यूट्रिशन, अंडरवेट और स्टंटिंग एंड ओवरवेट एज वेल एज माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंट एंड फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। जैसे मैंने पहले बात की है कि किसी भी चीज़ का इम्बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है कि वो अंडरवेट हो रहे हैं या ओवरवेट हो रही हैं, उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। कुछ भी अगर वो इम्बैलेंस हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर तो हम माल नरिश की तरफ चले जाएंगे। अगर ओबेसिटी की बात की जाए तो एक्सेसिव बॉडी फैट कंटेंट कॉमनली measured by BMI, the international reference for classifying an individual and obese is an BMI greater than 30। वही जो हमारे BMI है, हमारे पास बहुत अच्छा फार्मूला है जिसके ज़रिए हम काउंट कर सकते हैं या देख सकते हैं, ग्रेडिंग कर सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं और फिर उसको देखते हुए हम अपना हेल्थ स्टेटस बेहतर कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी जो बॉर्डर लाइन है 24.9 से हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसा ऐसा हम माल नरिश की तरफ जा रहे हैं, तो उसको फिर हम बेहतरी की तरफ कैसे लाएंगे। ओवरवेट की बात करें तो एक्सेस वेट रिलेटिव टू हाइट कॉमनली मेजर्ड बाय BMI अमंग एडल्ट्स, द इंटरनेशनल रेफरेंस फॉर एडल्ट इज एज फॉलो। ये सारी ग्रेडिंग यहाँ पे की गई है। BMI तो मेरे ख्याल सबको रटा ही होना है ये सारी उसकी ग्रेडिंग है यहाँ पे। ये एंड पे देखें ज़रा, फॉर चिल्ड्रन For children, overweight is measured as weight for height 2 Z-score above the international reference। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी कि अगर हम एडल्ट की बात करें, जैसे हम सब एडल्ट हैं, तो हमारे लिए तो BMI यूज़ होगा above 15 years। लेकिन अगर हम अपने बच्चों की बात करें जो बेबीज़ हैं, अंडर 5 years हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनको हम इस BMI से नहीं उनको देख सकते कि वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। उनके लिए एक अलग होता है, वो हम आगे भी डिस्कस करते हैं कि किस तरह होगा, या नेक्स्ट जब आप इंशाल्लाह इंटर्नशिप पे जाएंगे वो आपको पूरा एक पीड्स का बोर्ड होगा वहाँ पे, जिसमें हम बच्चों को भी न्यूट्रिशन प्लान करते हैं, और वो वहाँ पे आपको वो सारा सिखाएंगे कि किस तरह उनका BMI आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे है कि उनका जो 2 Z-स्कोर, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि अगर लेस देन 2 होगा तो वो बहुत पुअर रेंज में चले जाएंगे। जैसे हम एडल्ट की बात करें तो 18.5 से लेस देन जो होगा वो हम अंडरवेट में चले जाएंगे। तो इसी तरह अगर लेस देन 2 होगा तो पुअर में चले जाएंगे, और अगर इक्वल या मोर देन 2 होगा तो हमारे एडिक्वेट में आ जाएंगे। इस तरह फिर बढ़ते, अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम हेल्थी रेंज में चले जाएंगे हमारे जो चिल्ड्रन हैं। ये सिंपल डेफिनेशंस हैं सारी, जैसे स्टंटिंग है, फेलियर टू रीच लीनियर ग्रोथ पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन और पुअर हेल्थ। स्टंटिंग इज मेजर्ड एज हाइट फॉर एज 2 Z-स्कोर बिलो द इंटरनेशनल रेफरेंस। वही बात यहाँ पे हम बेबीज़ की बात, जब भी बेबीज़ के BMI की या बेबीज़ के मैल नरिश की बात करेंगे तो वहाँ पे Z-स्कोर आएगा, क्योंकि अगर उनका जो Z-स्कोर लेस देन है 2 से तो वो माल नरिश है, पुअर है, उनकी जो हेल्थ स्टेटस है। अगर आगे अंडर न्यूट्रिशन की बात करें तो पुअर न्यूट्रिशन, द 3 मोस्ट कॉमनली यूज इंडेक्स फॉर चिल्ड्रन अंडर न्यूट्रिशन आर हाइट फॉर एज, वेट फॉर एज एंड वेट फॉर हाइट। फॉर एडल्ट अंडर न्यूट्रिशन इज मेजर्ड बाय द BMI लेस देन 18.5। ये अंडर न्यूट्रिशन हमने एडल्ट्स की यहाँ पे बात करें कि अगर 18.5 से जितने भी लेस देन होंगे
उसमें वेट फॉर एज भी आ सकता है कि हमारा जो वेट है वो एज के लिहाज से कम भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि ये है तो इतने साल का मगर दिखता नहीं है, मतलब बहुत स्किनी है, मतलब किसी की हाइट छोटी रह जाती है, वो सारा अंडर न्यूट्रिशन में आएगा। अंडर वेट भी यही है कि लो वेट फॉर एज, दैट इज 2 Z score बिलो द इंटरनेशनल रेफरेंस फॉर वेट फॉर एज, इट इम्प्लाइज स्टंटिंग और वेस्टिंग एंड इट इज इंडिकेटर ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। ये सारे अंडर न्यूट्रिशन में आएंगे। विटामिन ए डेफिशिएंसी, ये भी बहुत कॉमन है और मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में आता है कि जिन में हम में या किसी में भी विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी होगी तो उसमें मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा। रिस्क फैक्टर मॉर्बिडिटी लाइक उनका जो डिजीज़ का है वो बढ़ जाएगा, डिजीज़ स्टेटस मतलब रिस्क ऑफ डिजीज़ बढ़ जाएगा। मोर्टेलिटी की अगर देखें तो उनका डेथ रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है वो है पुअर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर बच्चों में अगर इसकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है तो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू उन बच्चों के जो हेल्दी हैं। तो उनकी ग्रोथ भी डिले हो जाएगी, डेवलपमेंट भी डिले हो जाएगी, इवन इफ देयर इज़ नो क्लिनिकल डेफिशिएंसी। कि अगर हम देखने में तो बच्चे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं मगर वो अगर हम उनको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करें तो वो उसी तरह नहीं बढ़ रहे होते हैं। तो मतलब अक्सर विटामिन ए की डेफिशिएंसी ऐसी है कि हमें पता भी नहीं चल रहा होता और बच्चे उसका मतलब उनको हुई होती है वो, तो उनको फिर प्रॉपर डायग्नोस किया जाता है और फिर देखा जाता है कि ऐसा क्या मसला है कि ये हमारे बच्चे दूसरे बच्चों की जैसा नहीं रिस्पॉन्स कर रहे। तो फिर हम वहाँ से डायग्नोस करते हैं कि किसकी डेफिशिएंसी है इनको और फिर उनको क्योर की तरफ लाया जाता है। आगे वेस्टिंग की बात की जाए तो वेट मेजर्ड इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, दैट इज 2 Z score बिलो द इंटरनेशनल रेफरेंस। यहाँ पे भी वेस्टिंग तो हमें पता है कि बहुत स्किनी होना या उनका जो वेट है वो एज के लिहाज से कम होना। तो अगर बेबीज़ की बात की जाए तो उनका जो Z score है वो 2 पॉइंट से कम होता है, तो उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो पुअर होगा। Z score हम पिछले कई मिनट से कर रहे हैं। तो Z score की डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि आप स्टैटिस्टिकल टर्म, स्टैट पढ़ ली आप सबने कि पढ़नी है? मेरे ख्याल पढ़ ली होगी। जी मैम पढ़ लियो वेस्टेट। उसमें पढ़ा था आपने Z score? नो यस मैम मैम, पहले नहीं पढ़ा पढ़ा। तो था लेकिन अब भूल गया है मैम स्टैट मैम, में डेफिनेशन पढ़ा। लेकिन भूल गई। अच्छा ठीक है, मतलब स्टैट हमारा वही है ना कि जो हम डेटा करते मैम हैं। सॉरी आपकी आवाज कट रही थी, आप क्या पूछ रहे हैं? Z score का पूछ रही थी मैं कि आपने स्टैट में पढ़ा होगा ना Z score, यस मैम। बता सकती हैं? मैम पढ़ा तो था लेकिन रिकॉल नहीं किया हुआ। रिकॉल नहीं किया हुआ, यही हम मैं समझ सकती हूँ प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जब तक हम उसको अप्लाई नहीं करते अपनी डेली लाइफ में तो हम भूल जाते हैं ऐसी चीज़ें। तो स्टैट का जो ज़्यादातर है वो इसीलिए आप लोग भूल गए हैं क्योंकि आप लोगों ने अभी उसको यूज़ नहीं किया ना, इस वजह से। आप में से जो जाएंगे एमफिल में इंशाल्लाह तो वहाँ पे आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करेंगे। वहाँ पे बल्कि एक और हमारा सब्जेक्ट होता है स्टैट का, तो उसमें जो हम जितना भी हमने स्टैट का पढ़ा है ना यहाँ पे नोवा टेबल या जो भी, तो वो हम वहाँ पे उनका प्रॉपर यूज़ करेंगे कि हम अब पढ़ तो लिया, अब हमने इसको इस्तेमाल कहाँ करना है, इसका यूज़ कहाँ पे है। तो फिर मेरा ख्याल है जब हम चीज़ों को यूज़ करते हैं ना तो फिर हमें वो ज़्यादा याद रह जाती हैं। तो यहाँ पे Z score वही है कि स्टैटिस्टिकल टर्म है मीनिंग द डेविएशन ऑफ एन इंडिविजुअल वैल्यू फ्रॉम द मीडियन वैल्यू ऑफ रेफरेंस पॉपुलेशन। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम बच्चों को टारगेट कर रहे हैं तो उनकी जो वैल्यू है किसी भी इंडिविजुअल की उसको हमने डिवाइड करना है एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ, लाइक डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रेफरेंस पॉपुलेशन। कि एक जो हेल्दी अगर हम बच्चों को टारगेट करें यहाँ पे तो एक हेल्दी बच्चों का जो स्टेटस है जो स्टैंडर्ड है कि इतनी इनकी वेट या हाइट होनी चाहिए, अगर हम एक ऐसे बच्चे को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि जो इसकी उतनी हाइट नहीं है ना वेट है, तो उसका जो स्टेटस होगा या उसकी जो वैल्यू होगी इंडिविजुअल की उसको एक स्टैंडर्ड के साथ डिवाइड करेंगे तो उसकी जो एक वैल्यू आ जाएगी Z score की। अगर तो वो 2 से कम होगी तो वो पुअर होगा, 2 से ज़्यादा होगी तो वो एडिक्वेट होगा। मतलब इसको हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम BMI की बात करें तो हम वो भी तो हम प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करते हैं ना, वेट इन kg एंड हाइट मीटर स्क्वायर। वहाँ पे वेट इन kg हाइट मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये है कि जिस इंडिविजुअल को हम देख रहे हैं
उसकी वैल्यू को डिवाइड करना है हमें स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, तो फिर हमारा उसका निकल आएगा, उसकी जो भी है ग्रेडिंग है वो इजीली हमारे पास निकल आएगी। क्लियर हुआ जी स्कोर? यस मैम। गुड। ये हम तीसरी पीपीटी फाइल पढ़ रहे हैं, तो अगर आप लोग कहें तो नेक्स्ट क्लास में क्विज रख लें पिछली दोनों में से किसी एक का। मैंने दोनों शेयर मेरे ख्याल कर दी हैं आप लोगों के साथ। कितने कहते हैं कि हमें रखना चाहिए क्विज नेक्स्ट क्लास में? इसका नहीं, पिछली किसी एक फाइल का, कि यहाँ भी और पढ़ना चाहिए। मैम अभी स्टॉप चाहिए। हाँ जी मैम पीछे वाला यूं तो भूलता जा रहा है हमें। हाँ जी, 2 पार्टिसिपेंट जो है ना वो बोलना चाह रहे हैं, एक हमजा बोलना चाह रहा है, कोई और है। हमजा आप चुप करें, दूसरा कोई स्टार्ट से ही बताएं। रख लें। हाँ जी, मतलब रखना चाहिए हमें। मेरा था यस मैम, इस तरह तो फिर यस मैम। मैम रखना चाहिए। मत रखें यस मैम मत रखना चाहिए। रखें, ये मत रखें वाला मैम कौन है? रखना चाहिए। नहीं मैम अभी नहीं। मैम ये अब- रखें कोई इस। 1 मिनट हमजा, ये अभी नहीं, कौन बोल रहा है, क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा रफीक 180 फातिमा, आप ऐसा क्यों कहना चाहती हैं कि नहीं रखना चाहिए? कोई एक रीजन बताएं। थोड़ा सा और पढ़ लें। ऐसे तो पढ़ते पढ़ते हमारे मिड्स भी आ जाएंगे, फाइनल भी आ जाएंगे। मैम वैसे ऐसे ज्यादा पढ़ लेंगे तो फिर तो क्विज भी ज्यादा हो बस जाएगा। तो मिड दे देते हैं। मैम बहुत क्विज दिए हैं हमने इस पिछले 2 वीक। हम पिछले 2 चलिए हफ्ते से फिर ऐसे quiz कर दे लेते रहे हैं, हैं। हम सरप्राइज क्विज रख लेंगे। जैसे आज भी मैंने थोड़े से क्वेश्चन किए नहीं हैं, आप तो बता के ले लें मैम। मैम सरप्राइज क्विज रहने दें, आप कोई डे फिक्स कर लें। बता के लीजिएगा देखिए ना, मैम, यूं ना आज एक मिनट, आज मुझे जिन बच्चों ने आंसर किए हैं ना, जो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे, वो छोटे से क्वेश्चन ही यार, फिर भी मैंने उनके नाम नोट कर लिए हैं। या फिर ऐसे किया करेंगे, अगर मैं आपसे ड्यूरिंग लेक्चर कोई क्वेश्चन करती हूँ तो आप में से जो भी है वो मुझे आंसर दे दिया करे, तो मैं उसका नाम नोट कर लिया करूंगी। ऐसे भी हो सकता ये है। ठीक है मैम। मैम लेकिन क्विज भी अपनी जगह है, इस तरह तो फिर हम रिकॉल नहीं कर सकेंगे। अच्छा ये मैम अगर ये प्लीज एक मिनट, रख अगर लें, ये उससे हमारी तैयारी हो क्लास जाएगी। 1 मिनट, क्लास अगर ये बंद हो जाती है ना क्लास, तो आपने दोबारा ज्वाइन करनी है, क्योंकि आज हमारी 2 क्लासेस है ना। ओके मैम। शायद ये 1 मिनट के बाद बंद हो जाए, तो आप सोचें अगर ये क्लास बंद हो जाती है ना, तो उसके 2 मिनट के बाद आपने ज्वाइन करनी है दोबारा, क्योंकि ये वाली रिकॉर्डिंग फिर सेव हो जाएगी इतनी देर में। तो उस क्लास की अटेंडेंस अलग होगी, इसलिए जो है वो आए उस क्लास में भी दोबारा। तो मुझे जल्दी बताएं, होनी चाहिए। जी मैम प्लीज बताए बगैर ना लीजिएगा, Yes, 2-3 मैम। दिन पहले बता के। ठीक है, बताया बगैर नहीं लूंगी।